आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून हर साल का विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज सन 2020 का विश्व पर्यावरण दिवस है। बड़े संकट के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। ये जो महामारी फैली हुई है दुनिया भर में, इसके चलते पर्यावरण का महत्व हम समझ पा रहे हैं। एक तरीके से बहुत जगहों से ये सुनने को मिलता है, अखबारों में भी हम लोग पढ़ते हैं कि ये लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण पर एक अच्छा असर पड़ा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक बात हमें ये सोचना है कि पर्यावरण के साथ हम भी पर्यावरण के एक हिस्सा हैं। पर्यावरण के साथ अगर मिलकर हम जिएं तो इस तरह की महामारियां भविष्य में उम्मीद करते हैं नहीं होंगी। इंसान खास करके जो शहर में रहते हैं पर्यावरण से काफ़ी दूर रहते हैं। अपने कमरों में एयर कंडीशनर चला के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर कर जिस तरीके से लोग रहते हैं शहरों में, बहुत दूर हो गए हैं पर्यावरण से। लेकिन वो इंसान जो गांव में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो अभी भी काफ़ी हद तक समझते हैं पर्यावरण का महत्व। पेड़ों को, पशुओं को वो आज भी देवता मानते हैं। और बहुत ऐसे समुदाय हैं देश में, जैसे कि बहुत लोग, आप लोगों ने सुना होगा बिश्नोई समुदाय के बारे में, जो अपने पेड़ पौधों को और जानवरों को ईश्वर समान मानते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है, इसे हम सबको जो शहरों में भी रहते हैं हमें अपने दैनिक जीवन में लाना है और हमारे पर्यावरण के साथ मिलकर उसी के अंदर जीना है, उसकी इज्जत करनी है, ये हमें सीखना है। आज हमारा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र के एक महान विभूति डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हमारे साथ हैं, जो हमसे बात करेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे। आपका जन्म उत्तराखंड के कोटद्वार में सन 1955 में हुई। वैसे वो रुद्रप्रयाग जिले के हैं। पर्यावरण विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने के बाद डॉक्टर जोशी कोटद्वार के पीजी कॉलेज में प्राध्यापक रहे और प्राध्यापक रहते, दूसरों को पीएचडी करवाते और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते करते उनके मन में ये ख्याल आया कि समाज के लिए, पर्यावरण के लिए एक तीव्र रूप से काम किया जाए, ना कि सिर्फ कॉलेज में लेक्चर्स दिया जाए। तो वो पर्यावरण के क्षेत्र में फुल टाइम काम करने लगे। हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संस्था की घटना की और इस क्षेत्र में पूरी तरह से काम करने लगे। डॉक्टर जोशी का सबसे बड़ा योगदान उत्तराखंड के परंपरागत पंचक्की घराटों का पुनरुद्धारण कराने में रहा है। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, उसी तरह से सकल पर्यावरण उत्पाद का एक कॉन्सेप्ट इन्होंने लोगों के सामने रखा है। और इनका विचार है कि देश के विकास में सकल पर्यावरण उत्पाद का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपको पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी से अनुरोध करूंगा कि वो आपसे बात करें। धन्यवाद।
I'm thankful for this invite of Science and Museum, Delhi. And this time and this year, Environment Day is very important because what has happened in the past 6 months and so on are very important globally. If House agree, I would prefer speaking in a language I am born with, and I can do it both in English and Hindi, of course. But the issue is such which only can take you and make you more sensible and sincere when your technology of speech is your own language. तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को पर्यावरण के इस दिवस के अवसर पर बेहतर जीवन और बेहतर प्रकृति के नज़दीक जाने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं सिर्फ आप लोगों का बात कुछ मुद्दों पर खींचना चाहूँगा इस अवसर पर कि अगर आप पिछले 2 दशकों में लुक एट द फास्ट 2 डेकेड्स, हमने नए नए नाम सुने जो प्रकृति से जुड़े हुए थे। हमने ऐसे ऐसे तूफानों के नाम सुने जो पहले कभी नहीं थे। एल निनो, आप आजकल ही कुछ नए नामों से परिचित हैं। साइक्लोन आए, अभी आजकल जो पिछले कुछ महीने जो सबसे बड़ी चर्चा रही वो अम्फर को लेके थी, जिसने पूरे वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में एक बड़ा कहर ढाया। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तरह के भी नाम बड़े चर्चा में रहे और ये नाम थे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, तमाम तरह की ऐसी बीमारियां जिनको हमने कभी पहले नहीं सुना था। और अब कोरोना ने सारी दुनिया को हिला दिया। ये सब चीजें क्या हैं? ये क्यों और कौन से परिवर्तन हैं? ये कौन से नए नाम हैं जो हम लोगों के बीच में हमें व्यथित कर रहे हैं? और जब भी कभी इनकी शुरुआत किसी भी रूप में हुई होगी तो हमने कितनी कोशिशें की थी गहराई में समझने की? शायद बिल्कुल भी नहीं। कोई भी कोई त्रासदी आती है तो देश और दुनिया के किसी कोने में आती है और उस त्रासदी की घटनाओं के बाद और रिलीफ के बाद फिर हम शांत हो जाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, अपने में खो जाते हैं और शायद किसी बड़ी दूसरी घटना की शुरुआत का इंतजार करते हैं। और ऐसा ही शायद ये जो तमाम नाम आए हैं और जिस तरह से प्रकृति ने पिछले 1-2 दशकों से बड़ा परिवर्तन दिखाने की कोशिश की है, और आज अगर कहा जाए मोटे रूप में तो 5-5 मौसम दिखाई देते हैं साल भर में। और ये जो बदलाव हमारे बीच में हो रहे हैं वो धीरे वाले भी होंगे और कभी कभी इनकी तीव्रता भी दिखाई देती है, लेकिन एक समझ तो बड़ी साफ है कि सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आज का समाज बहुत व्यस्त है और वो व्यस्त इसलिए है कि अपने पे केंद्रित है। अपनी सुविधाओं, विलासिताओं को जुटाने के लिए, वो चाहे हमारा विज्ञान हो और चाहे हमारी आवश्यकताएं उस तरह की हों, एक ही लक्ष्य में हम और मनुष्य और यह समाज आज केंद्रित दिखाई देता है। देखिए, हमने एक बात कभी समझने की कोशिश नहीं की कि प्रकृति और पृथ्वी
कि जब तक एक बेहतर समझ हमारे बीच में नहीं होगी और हम ऐसे ही अपने लिए सुविधाओं को जुटाने की होड़ मचाते रहेंगे और इस बात पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं रखेंगे कि हमारी इन तमाम आवश्यकताओं, विलासिताओं में प्रकृति के कौन से मूल्यों का हम सीधे हनन कर रहे हैं, तब तक हम एक बेहतर समझ नहीं बना पाएंगे प्रकृति और पर्यावरण के प्रति। औपचारिकताओं का हिस्सा है एनवायरनमेंट डे भी एक पर्यावरण दिवस, क्योंकि 1972 से लगातार इतने पर्यावरण दिवस मनाए गए और कई शब्दों का प्रयोग किया, सस्टेनेबिलिटी, और यह भी मान के चला गया कि अगर दुनिया में संतुलन बनाए रखना है तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएंगे, और इसी कड़ी में हर वर्ष औपचारिकताओं में ये दिवस मनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इन तमाम 40 से 50 या 4 दशकों में हम कितने सस्टेनेबल हुए, हमने कितने संतुलन बेहतर दर्जे के किए जिससे हम इस पर्यावरण दिवस को मनाने के अधिकारी माने जाएं। क्योंकि अब सब कुछ औपचारिकताओं में होता है, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां होती हैं, एक दूसरे पे लांछन लगाए जाते हैं, और वो प्रायः ऐसी गोष्ठियां हैं जो इकोलॉजी के नाम पर होती हैं, इकोनॉमिक डिस्गाइज, मुद्दा आर्थिकी इकोनॉमी का होता है और बात प्रकृति की होती है। और अगर यह भी सच्चा था तो कॉप की कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं आज तक, और अगर कॉप की मीटिंग्स में हम तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बड़े गंभीर थे तो आज के हालातों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराए? हमने सिविलाइज होने का, सभ्यता जिसे हम कहते हैं, का कोई बहुत बड़ा उसमें अंतर नहीं कर पाए हम संस्कृति और सभ्यता में। सभ्यता आपको शोषण सिखाती है, नई सभ्यता आपको यह सिखाती है जो विलासिता का परिचय है, कंजम्पशन सिखाती है, आप कितना कंज्यूम कर सकते हैं, ये सभ्यता सिखाती है, जब सिविलाइज वर्ल्ड जो आज हम अपने आप को कहते हैं। जबकि कल्चरली, संस्कृति, कल्चर हमें कंजर्वेशन सिखाता था, संरक्षण सिखाता था। हमने दोनों को अलग कर दिया, क्योंकि कल्चर में टिके होते तो विलासिताएं कहां से आती, और अगर कल्चर में टिके होते तो बराबर की भागीदारी होती, क्योंकि सिद्धांत है प्रकृति का, द प्रिंसिपल ऑफ नेचर सेज कंज्यूमर मस्ट बी ए कंट्रीब्यूटर। अब आज दुनिया में कौन कंज्यूम कर रहा है, चाहे देशों को देख लें, चाहे वर्गों को देख लें, शहरों को देख लें, गांव को देख लें, कंट्रीब्यूट कौन करता है और कंज्यूम कौन करता है। तो अगर हम कल्चर में इंटैक्ट रहते तो हम समानता के पक्षधर तो थे ही नहीं। इसलिए हमारा झुकाव बढ़ता चला गया। एक बड़ा हिस्सा दुनिया का जिसको ना पानी मिलता है पीने का, ना उसके पास तमाम हक है, अधिकार हैं, जो तथाकथित विकास में उसके लाभ उसके हिस्से में आए हों, ये मुट्ठी भर के लोगों ने इतना जुटा नहीं, मुट्ठी भर के लोग, मुट्ठी भर के देश दुनिया में सब कुछ जुटाने के लिए इस तरह से पागल हो गए कि आज हम एक बड़े संकट में फंसे हुए हैं। देखिए, मैं एक सरल सी बात आपको बता दूं कि कोरोना काल में ही इतनी बातें क्यों हो रही हैं। जो मेरी समझ में आता है वो ये है, ये कोविड-19 की जो बीमारी जिसने दुनिया को हिला दिया, ये क्या चीज है? एक जीवाणु है, विषाणु है, और ये विषाणु भी
कोई चंद्रमा से और मंगल से नहीं आया, ये इसी पृथ्वी का उत्पाद है, इसी प्रकृति की देन है। और एक तरह से ये जो इन्वेजन, उसका आक्रमण हम लोगों के बीच में हो रहा है, उसने उस सामाजिक व्यवस्था की चुनौती की है, उसने उस प्रबंधन को ललकारा है कि जो आपने मैंने मनुष्य के हित में किया, और उसी समय हमने दुनिया की कितनी प्रजातियों को खोया होगा। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से चर्चाएं, अखबार, टीवी और सब जो जुटे पड़े, लेकिन जब दुनिया की 8 मिलियन प्रजातियां कहीं कगार में जा रही थी, छोड़ के 1 मिलियन अभी खतरे में पड़ी हैं, कई चली गई, विलुप्त हो गई, तब इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा नहीं थी। और शायद कोरोना ने एक अदृश्य जीव के रूप में जो आक्रमण किया, उसने 2 बातें बड़ी साफ कर दी। एक, वो भी एक जीव है हमारी तरह, और वो प्रकृति के एक दूत के रूप में नियंत्रण करने के लिए, आपकी सीमाओं को बताने के लिए आपके बीच में आया है। ठीक उसी तरह अगर आप जैसे परिचित हों कि जब हम वनों की बलि हमने चढ़ा दी दुनिया में, और एक वनों का बेहतर प्रबंधन नहीं हुआ, तो किन प्रजातियों ने जन्म लिया। आप देखिए आज वनों में, सारे देश में लंटाना कुर्री, जिसे हम स्थानीय कहते हैं, उस खरपतवार ने दुनिया में जगह बना ली, पार्थेनियम, कांग्रेस ग्रास ने जगह बना ली, और इस तरह से तमाम तरह की कितनी खरपतवार है आज हमारे वनों के बीच में आ गई, जिसने वन के प्रबंधन को चुनौती दे दी। आपको आश्चर्य होगा, लंटाना दुनिया की 10 टॉप मोस्ट वीड में है, और अपने देश में ये बहुत ज्यादा है। लाखों हेक्टेयर जमीन में वन प्रबंधन के अभाव में लंटाना ने जगह बना ली, जिसका सीधा कोई उपयोग नहीं है जो प्रकृति को जुड़ने के लिए। और ऐसे ही एक और जीव के रूप में मनुष्य पे आक्रमण करने के लिए कोरोना, कोविड-19 आ गया। आज प्रकृति ने और प्रभु ने शायद कुछ हद तक ये ठान लिया होगा कि इनका साथ नहीं देना, हमारा साथ नहीं देना, क्योंकि इस समय हम सब धर्म भीरू लोग भगवान को याद करते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च और जो तमाम हमारे मॉनेस्ट्रीज हैं, ये हमारे धर्म के प्रतीक हैं। वहाँ नमन करके हम सुख जुटाने की प्रभु से याचना करते हैं। इस कोरोना काल में सब बंद हो गए, न मस्जिद रहा, मंदिर, चर्च, न कोई धर्म विशेष। एक तरीके से इस लोकतांत्रिक जीवाणुओं ने किसी को नहीं बख्शा। दुनिया की बेहतर से बेहतर व्यवस्था मनुष्य ने जो अपने लिए सुविधाएं जुटाने के रास्ते तैयार किए थे, चाहे स्वास्थ्य के हों और चाहे आर्थिकी के हों, उसने सब पर ताले जड़ दिए। और यही कारण था, चाहे इटली, स्पेन और अमेरिका जो दुनिया के प्रभुत्व वाले देश हैं, पूरा स्कैंडिनेविया दुनिया में छाया हुआ है, आज सब घुटनों में आ गए। किसने किया? प्रकृति ने। कहां गए थे प्रभु? क्योंकि प्रभु और प्रकृति में कोई अंतर नहीं है, यह हमें समझना चाहिए। अगर प्रकृति को हमने उसका अपमान किया है तो प्रभु का अपमान हुआ है, इसलिए दोनों ने हमारा साथ छोड़ दिया। यही समझने का यह समय है। अगर आज देखिए क्या हालात हमने अपने देश और दुनिया में नदियों की कर दी, वनों की कर दी, प्राणवायु रोज दम घुंट रहा है लेकिन हमारी समझ में नहीं आना। मिट्टी खत्म हो गई जिसमें अन्न पैदा होता है, और ये धीरे धीरे हमारे सामने मर रहे थे। लेकिन हम एक ऐसा समाज है, सुबह से शाम तक, और कम से कम वो नीतिकार लोग, वो बड़े लोग जो दिल्ली, मुंबई और जो देश और दुनिया देश को चलाते हैं, या न्यूयॉर्क होगा, मैड्रिड होगा, जहां से दुनिया चलती है, वहां के लोगों ने हमेशा किसी भी संकट के समय में अपने लिए बहुत कुछ जुटाया। अब पानी जब खत्म हो रहा था तो पानी के बोतल का व्यापार आ गया, प्यूरिफायर आ गए, वो नया व्यापार खड़ा हुआ। हमने
जब मिट्टी खत्म करनी शुरू की तो केमिकल फर्टिलाइजर आ गए। हवा जब खत्म होनी शुरू हुई, प्राणवायु, तो इन बड़े बड़े लोगों के बीच में प्यूरीफायर भी हैं, ऑफिसेज में लगे हुए एयर प्यूरीफायर, उसका भी बड़ा व्यापार खड़ा हो रहा है। और इस तरह से जो तमाम हमारे संसाधन जब बिगड़ने शुरू हुए तो हमने उनके विकल्प के रूप में भी एक व्यापार खड़ा कर दिया, मतलब प्रकृति को भी बाजार में खड़ा कर दिया। और प्रकृति को क्या, आपने प्रभु को बाजार में खड़ा कर दिया था। जब भगवान को आप बाजार में खड़ा करेंगे, घंटी बजाकर मंदिरों में नमन कर कर, आप अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं। प्रकृति प्रभु है, वो आपसे अलग अपेक्षा करती है, और सबसे बड़ी अपेक्षा उसकी सहभागिताओं की है, सबकी भागीदारी की है, सबके सम्मान की है। जो भी पृथ्वी में प्रकृति ने जो तमाम तरह के जीवों को जन्म दिया, हमने सबको नकार दिया। हमने कहा मनुष्य है बुद्धिजीवी, वो अपने लिए जुटाएगा, और एकात्म अगर कृपा की तो कभी गाय को डोमेस्टिकेट किया, कभी बैल को किया, कभी कुत्ते को किया, और तमाम तरह के जो वन्य जीव थे उनको अपने लालचों में किया होगा, बाकी हमने किसी का सम्मान नहीं किया। और आपको तो पता ही होगा, आप तो विद्वान लोग हैं, ये बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोरोना, ये कहाँ से पैदा हुए? 50% से ऊपर जो तमाम विषाणु वाली बीमारियां हैं, वन्य जीवों के रास्ते हम तक पहुंच रही हैं, क्योंकि हमने उनके घरों को उजाड़ दिया, उनके बीच में घुस गए। अब कोरोना किसी भी रूप में हमारे बीच में आया हुआ, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि अगर हमने उसको हम बीच में लाने के कोई भी रास्ते खोले हों, कि कई तरह की स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि जब चमगादड़ खाया गया या चमगादड़ का बाजार रहा होगा, लेकिन इनके लैब में जैविक आकर बायोलॉजिकल वार को ट्रिगर करने के लिए क्या कोई भी रास्ता किया तो मनुष्य ने ही, वो हमारे ही हिस्सा हैं, यही प्रजाति है मनुष्य जिसने इस तरह के काम किए। और आज कोरोना ने सबको घरों पर बैठा दिया। और एक चमत्कार जो सामने हम लोगों के लिए, और प्रकृति को नमन करना चाहिए कि जब 21 दिन का पहला लॉकडाउन था, सारी देश और दुनिया में चर्चा हुई कि साहब आसमान साफ हो गया, तारे गिने जा रहे हैं, देखे जाते हैं, नदियां बड़ी सुंदर कलकल चल रही हैं। साफ सी बात है कि ये आपने और मैंने नदियों को मारा, आपने और मैंने हवाएं खराब की, आप और मैं हैं इसके बड़े दोषी। और इस दोष को स्वीकारिए। और क्योंकि जो समाज अपने दोषों को नहीं स्वीकारता, वो कभी भी सुधारवादी नहीं हो सकता। सुधार तब संभव है जब समस्या और जो भी हमारे द्वारा किए हुए अपमान हैं, हमारी गलतियां हैं, वो तभी हमारे लिए एक बेहतर शुरुआत कर पाएंगी। जब तक हम समझे नहीं, मैं आपसे एक ही इस परिप्रेक्ष्य में अनुरोध करूंगा कि देखिए, अब हमारे पास बहुत रास्ते बचे नहीं हैं। कोरोना ने जो संदेश दिया है, और ना जाने कब कोरोना कि हमारा साथ छोड़ेगा, शायद तब तक नहीं जब तक हम समझेंगे नहीं। और अगर कोरोना गया भी और हम इसी तरह से रहे तो फिर दूसरी कड़ी का कोई कोरोना हमारे बीच में आ जाएगा। कुछ बातें समझनी चाहिए। हमारे लिए एक ही मंत्र बना है विकास का, जीडीपी जीडीपी जीडीपी। अब जीडीपी यूरोप की देन है। अभी समय है कि आर्थिक विकास के साथ पारिस्थितिकी विकास की बात की जाए। ये भी पहल की जाए कि हवा, मिट्टी, जंगल, पानी किसी भी गिवन ईयर में कितने बेहतर हुए, कितने किए, उसको भी क्वांटिफाई करिए। कि इकोनॉमी को क्वांटिफाई करते हैं, जीडीपी नीचे चला गया, ऊपर चला गया, दाएं चला गया, बाएं चला गया, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी भी तो सोचिए, उसकी भी तो जानिए कि वो कहां है। क्योंकि जीवन उनसे संभव है, जीवन उससे संभव नहीं है जो हम इकट्ठा करके बैठे हैं।
जो हमने गाड़ियों की कतार खड़ी की हैं और बड़े बड़े शहर बहुमंजिली इमारतें की हैं, उससे दुनिया सुंदर दिखाई दे सकती है पर स्थिर नहीं रहेगी। स्थिरता नहीं आ सकती क्योंकि जान पर लाले पड़ जाएंगे। अब वही ये इस काल में आप और मैं सब कुछ छोड़ चुके थे, घरों में बैठे थे क्योंकि जान का सवाल था। और अगर जान का सवाल बड़ा है और आपने किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन न किया हो और आपने तमाम बातों को स्वीकारा होगा, तो उसी जान के लिए अब एक बार और सोचना शुरू करिए। और वो जान तब संभलेगी जब हम उतना ही जोर जितना कि हम आर्थिक विकास में लगाते हैं, उतना ही जोर हम उस प्रगति की तरफ भी लगाएं, उस विकास की तरफ भी लगाएं कि जंगल, हवा, मिट्टी, पानी भी हमारा बढ़े, और जिसके लिए हम एक बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, सकल पर्यावरण उत्पाद भी होना चाहिए। और जब तक हम सब लोग दुनिया में इसी ओर गंभीर नहीं होंगे और उतने ही चिंतित नहीं होंगे जितना जीडीपी के चढ़ने उतरने से होंगे, तो शायद प्रकृति को हम सही तरह से वंदना करेंगे और प्रभु आपकी याचना और प्रार्थना को तभी स्वीकार करेगा जब तक हम प्रकृति को नमन करने के नए तौर तरीके, रास्ते और हृदय से औपचारिकताओं में न करें, तो शायद हम कुछ कर पाएं। इस पर्यावरण दिवस पर मुझे लगता है कि आप सब लोग, अगर हम सब लोग कुछ इस तरह के संकल्प लें कि हम प्रकृति को एक सीमा से अधिक उसका दोहन नहीं करेंगे और एक एक कुछ ऐसा त्याग दें जिसका भार प्रकृति पे पड़ता हो। हर शनिवार इतवार को ये मान के चलें कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम ऐसा कुछ भी उपयोग में नहीं लाएंगे जिससे प्रकृति में कार्बन फुट बढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े। तो शायद महीने में 8 दिन और साल में 96 दिन आपकी ये गतिविधियां जो शून्य हो जाएंगी, ये प्रकृति के प्रति आपका नमन, प्रणाम और भागीदारी होगी। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं। आप सब लोग मुझे मेरे प्रणाम को स्वीकार करें।